नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के क्वांटम सेंसिंग प्रोग्राम की तरफ से है। डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक भारत अभी एक क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसकी मदद से हम दुश्मन की सबमरीन को 100 से 200 मीटर तक की गहराई के अंदर भी आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी एकदम साइलेंट और नॉन डिटेक्टेबल फॉर्म ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर होने वाला है, जिसमें बिना सोनर पिंग के सबमरीन का पता लगाना संभव होने वाला है। डॉक्टर कामत ने बात बताया कि जब कोई भी सबमरीन पानी के अंदर मूव करता है तो उसका स्टील हल धरती के मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है या डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, जिसको नॉर्मली डिटेक्ट करना संभव नहीं होता। लेकिन क्वांटम इंटरफेस के प्रिंसिपल पर काम करने वाले मैग्नेटोमीटर, जिनको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया, ये अल्ट्रा स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंसर इतने सेंसिटिव हैं कि ये पिको टेस्ला लेवल तक की मैग्नेटिक वेरिएशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सेंसर को यूवी या किसी भी एयरक्राफ्ट पर माउंट करके ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे वाइड एरिया सर्वेलेंस पॉसिबल होने वाला है। यानी इंडियन नेवी अपने मैरीटाइम डोमेन में साइलेंटली दुश्मन की सबमरीन को ट्रेस कर सकता है, लेकिन दुश्मन को हमारे बारे में कोई भी डाटा नहीं मिलने वाला है, या फिर हम उनको ट्रैक करें उनको पता नहीं चलने वाला है। डॉक्टर कामत की तरफ से भी बताया गया कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक या पेपर ओनली प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बात बताया कि हम अगले 2 से 3 सालों के अंदर ही इंडिजिनस क्वांटम सेंसिंग कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से मैच्योर करने वाले हैं। जिसका मतलब है कि ये प्रोग्राम अभी रिसर्च स्टेज से आगे निकल चुका है और अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में एंटर करने वाला है। अब सबमरीन को इस वजह से खास माना जाता है क्योंकि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से इनको मार गिराना और भी मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो सबमरीन को नष्ट करना बाकी किसी भी सरफेस वॉरशिप के मुकाबले काफ़ी आसान होने वाला है। इसी वजह से अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को भी मैच्योर कर लेता है तो ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और नेवल वॉरफेयर की सेक्टर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के यूएवी प्रोग्राम की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने डोमेस्टिक ड्रोन और लॉटरिंग मुनिशन मैन्युफैक्चरर्स को एक क्लियर वार्निंग दिया गया कि अगर उनके ड्रोन जीपीएस के बिना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी सिर्फ उन्हीं ड्रोन को एक्वायर किया जाने वाला है जो कि जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले हैं। यह डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है, जब इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 46 इंडियन ड्रोन फर्म्स की सिस्टम को जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट किया गया था। लेकिन शॉकिंग बात यह था कि इस टेस्ट में 80% ज़्यादा ड्रोन फेल हो गए थे, और जैसे ही जीपीएस सिग्नल को जैम किया गया तो इन ड्रोन का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद हो गया था, जिसमें से कुछ ड्रोन क्रैश कर गए थे और कुछ वहाँ पे अपने सेफ मोड में वापस चले गए थे। अब प्रॉब्लम यह कि आज तक मेजोरिटी ड्रोन्स में जीएनएसएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अगर सिग्नल जैमिंग किया जाता है तो ये ड्रोन एक तरीके से अंधा हो जाता है। और इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए इस ट्रायल के दौरान बहुत सारे ड्रोन में कमर्शियल ग्रेड की जीपीएस चिप को भी इस्तेमाल करता हुआ देखा गया था, जो कि स्पूफिंग और जैमिंग के खिलाफ बिल्कुल वीक पाए जाते हैं, और इसी वजह से मैक्सिमम ड्रोन आर्मी के ट्रायल के दौरान फेल हो गए थे। लेकिन इस दौरान 1 या 2 कंपनी की ड्रोन की तरफ से इंप्रेसिव परफॉर्मेंस को डिलीवर किया गया था, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आइडिया फौज की जोल्ट यूएवी, जिसमें विजुअल ऑटोमेट्री और ऑनबोर्ड एआई का इस्तेमाल किया गया था, वो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी बिना कोई दिक्कत के ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर आर्मी को अब ये बात समझ आ चुका है कि सैटेलाइट सिग्नल पे ज़्यादा भरोसा करना रिस्की होने वाला है, क्योंकि जीपीएस को जैम करना बहुत ही आसान होने वाला है और किसी भी फ्यूचर वॉरफेयर में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ऐसे कंडीशन में नॉर्मल ड्रोन कोई खास काम नहीं आने वाले। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से हमारे सभी इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को ये बात बताया गया कि फ्यूचर में इंडियन आर्मी की तरफ से इतने भी टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है, उन सभी में जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जिन भी ड्रोन में ये कैपेबिलिटी नहीं होने वाली है, पहले ही राउंड में उन ड्रोन को कंपटीशन से बाहर किया जाने वाला, और ये इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा सदमा होने वाला है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बाहर से ड्रोन को या उनकी पार्ट को इंपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ पे असेंबल करके या रीब्रांड करके दोबारा बेचने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि उनकी ड्रोन आगे चल के इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होने वाले हैं। अगला अपडेट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में अभी एक बहुत ही बड़ी अप्रूवल दिया गया, जिसमें 79,000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया।
सबसे खास बात यह कि इस मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नए जनरेशन की अनमेन्ड स्ट्राइक सिस्टम, जिसको कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन या डिस्ट्रक्शन सिस्टम का नाम दिया गया है और इसको शॉर्ट में CLRTS या DS कहा जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया गया। ये एक एडवांस अनमेन्ड लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम होने वाला है जो लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया जाने वाला है, जिसका मेन फोकस एनिमी डिफेंस को सैचुरेट करना और हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। ये कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम बेसिकली एक ऑटोनोमस स्वार्म बेस्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज तक ऑपरेट करने की क्षमता रखने वाला है। ये ड्रोन कंप्लीटली AI ड्रिवन सिस्टम होने वाले, मतलब ये अपनी टेक ऑफ, नेविगेशन, टारगेट डिटेक्शन और इवन स्ट्राइक डिसीजन को भी खुद यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ये GPS सिग्नल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, जिस वजह से इनको ऑपरेट करने के लिए GPS सिग्नल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस स्वार्म ड्रोन की आर्किटेक्चर में या अटैक फॉर्मेशन में एक स्मार्ट डिसीजन को रखा जाने वाला है, जिसमें लगभग 80% ड्रोन को स्ट्राइक वॉरेट के साथ डिप्लॉय किया जाने वाला, जो कि केमिकजी ड्रोन होने वाले हैं, और बाकी 20% ड्रोन को सेंसर और डाटा रिले नोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें डिजिटल सीन मैचिंग, एरिया कोरिलेटर टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली, जिससे ये प्रिसिशन और कोऑर्डिनेशन दोनों अचीव कर सकते हैं। इस वजह से अगर कंप्लीट नोड में से कोई एक ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो बाकी स्वार्म में से कोई दूसरा ड्रोन ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस करने वाला है और मिशन को कंटिन्यू रखने वाले हैं। कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन या डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को आराम से ओवरपावर कर सकता है, जिसमें मल्टीपल ड्रोन एक साथ स्वार्म अटैक को कंडक्ट करने वाला और एयरबेस, रडार साइट, फ्यूल डिपोज और कमांड सेंटर जैसे स्ट्रेटेजिक टारगेट को कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसमें स्पाइरल लॉटरिंग पैटर्न और टॉप अटैक प्रोफाइल जैसे एडवांस फ्लाइट मैन्यूवर भी मौजूद होने वाले, जिससे एनिमी के शेल्टर और बंकर को भी पेनिट्रेट करना संभव होने वाला है। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की तरफ से ऐसे ही स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया गया था, लेकिन अभी इसको लार्जर स्केल में डिप्लॉय करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट या एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट सीरीज की पहली कॉर्वेट यानी INS माहे को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। ये समारोह कोचिन शिपयार्ड में अरेंज किया गया था, जहां पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर S हरिकृष्ण और INS माहे की कमांडिंग ऑफिसर अमित चंद्र चौबे की तरफ से इस शिप की डॉक्यूमेंट को साइन किया गया था। और इस इवेंट के दौरान वहां पर वेस्टर्न नेवल कमांड के सीनियर ऑफिशियल भी शामिल थे। INS माहे के डिजाइन के बारे में और फीचर के बारे में अगर बात करें, इस शिप को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया। ये एक 78 मीटर लंबा वेसल है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इंडियन नेवल वेसल होने वाला है, जिसमें वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोपल्शन सिस्टम का फायदा ये कि ये शिप ज़्यादा स्पीड और एजिलिटी के साथ साथ सैल वाटर में ऑपरेट कर सकता है, जहां कन्वेंशनल प्रोपेलर वाले शिप ऑपरेट नहीं कर सकते, वहां पर ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। INS माहे को अंडर वाटर सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, माइन लेइंग और लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें मॉडर्न सोनार सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन एरे और स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर वगैरह लगाए गए हैं, जो कि इंडियन नेवी की कोस्टल डिफेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाली है। अभी सबसे खास बात यह कि INS माहे में 90% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इस शिप की सेंसर, मशीनरी और ऑनबोर्ड सिस्टम सब कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से सप्लाई किया गया है। INS माहे अपने सीरीज का पहला वेसल होने वाला और अभी नेवी की तरफ से ऐसे 8 वेसल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, जिसमें INS माहे लीड वेसल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक और मेजर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में अपनी पावर को दिखाने की कोशिश किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 होने वाली, जो कि स्पेन के गांडो एयरवेस में कंडक्ट किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज स्पेनिश एयरफोर्स की तरफ से भी होस्ट किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद अलाइड नेशन के बीच इंटरप्रोबेबिलिटी को मेंटेन करना, म्यूचुअल लर्निंग एनहांस करना और एयर कॉम्बैट स्किल को और भी इंप्रूव करने का होने वाला है। इस एक्सरसाइज को ऑफिशियली 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाने वाला है, लेकिन इसके लिए एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट को 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया जा चुका है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Su-30 MKI फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया। स्पेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक एक्सरसाइज कैनरी आइलैंड के साउथ रीजन में कंडक्ट किया जा रहा है, जहां का वेदर और एयर ट्रैफिक कंडीशन लार्ज स्केल एयर ऑपरेशन के लिए काफी आइडियल माना जा रहा है। इस एक्सरसाइज का लीडरशिप एयर कॉम्बैट कमांड के अंदर होने वाला
और इसमें गांडो लंजारोते एयरवेज दोनों ऑपरेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं, जिसमें स्पेन की तरफ से F-18 और यूरोफाइटर टाइफून, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-15E, ग्रीस की तरफ से और टर्की की तरफ से F-16 और भारत की तरफ से Su-30M के एयरक्राफ्ट के साथ एयर सुपेरियरिटी और डिफेंसिव ऑपरेशन को किया जाने वाला है। इसके अलावा इसमें A400M, KC-767 और MRTT टैंकर एयरक्राफ्ट भी इसमें डिप्लॉय किए जाने वाले, जो कि लॉन्ग रेंज एयर ऑपरेशन में एरियल रिफिलिंग सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरियल टैंकर को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट किया जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल एरियल टैंकर को एक्वायर करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके लिए टेंडर को जल्दी इशू किया जाने वाला है, जिसमें 3 से 6 टैंकर को खरीदने की प्लानिंग की जा सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।